जिसके पास जितना ज्ञान होगा वो उस इकोनॉमिक सर्वे और बजट से उतना ही निकाल पाएगा और उसके उतने ही कॉन्सिक्वेंसेस देख पाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट देख पाएगा, क्वेश्चन तब सॉल्व होगा। लेकिन उसके लिए हमें सारी शुरुआत बुनियाद से करनी होती है और हम बुनियाद से आगे बढ़ेंगे। बुनियाद में हम पहले ये समझें कि बजट के प्रावधान कहाँ पर दिए गए हैं, बजट की शक्तियाँ कहाँ से आती हैं। बजट को केवल फाइनेंस के साथ, इकोनॉमी के साथ जोड़ करके देखना गलत है। ये लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर ये ना हो तो लोकतंत्र अपने आप में भी धराशायी हो जाता है। इसे इस नज़रिए से भी देखना ज़रूरी है ताकि आपको चीज़ें लंबे समय तक समझ आएँ, याद रहें और आप कड़ियों से कड़ियाँ जोड़ सकें। यूपीएससी इज़ ऑल अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ द टॉपिक्स एंड वर्किंग ऑफ योर थॉट प्रोसेसेस। तो वही हमें करना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि बजट असल में होता क्या है। देखिए, बजट जैसा शब्द भारतीय संविधान में कभी कहीं भी दिया नहीं गया है। बजट शब्द कहीं गिवन नहीं है। आई बात समझ में? अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इसके रिलेटेड कोई प्रोविज़न है जो अवेलेबल है, वो है आर्टिकल 112 के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 112 के तहत एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट एक तरह से आपके द्वारा यूज़ किया जाने वाला शब्द है, लेकिन अगर इसके कहीं कोई कानूनी प्रावधान गिवन है तो वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 है। अब जब आप ये बात करते हैं कि 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में बजट पेश किया, तो उन्होंने संसद में, यहाँ पे बार बार एक शब्द संसद आ रहा है, पार्लियामेंट, इस पे भी मैं जिक्र करूँगा, उन्होंने संसद में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश की है। इसमें एक बात बदलाव ये नज़र आता है कि पिछली बार से आपको ये देखने को दिख रहा होगा कि सरकार ये कहती है कि एक तरह का सरकार का बही खाता है और हमें इसे उसी रूप में दिखाना है। इसलिए पहले ये लेदर बैग में आता था और अब ये एक लाल रंग के झोले प्रकार बही खाते की तरह आता है, जिस पे हमारा नेशनल एम्बलम लगा होता है। तो लाल रंग के बही खाते की तरह है ये। और बही खाता वही होता है जिसमें आवन जावन, जिसमें क्रेडिट डेबिट आप दिखाते हैं, जो एंट्रीज आई जो क्रेडिट हुआ, जो एंट्रीज गई जो डेबिट हुआ। तो लेन देन का खाका है ये एक तरह का, सरल भाषा में समझे तो बजट है। बजट शब्द भी यहीं से आता है, ये लातिन भाषा से उत्पन्न होने वाला शब्द है। बॉगे से बजट शब्द आ जाता है, उसका मतलब होता है द लेदर बैग। सिंपल है ये। अब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्होंने प्रेजेंट की है, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब वो प्रेजेंट करते हैं तो क्या प्रेजेंट होता है साथ में? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं, इसको समझिए आप। बहुत से कंपोनेंट हैं इसके, केवल एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्होंने प्रेजेंट नहीं कर दी है। उसके कंपोनेंट के तौर पर फाइनेंस बिल प्रेजेंट होता है, आर्टिकल 110A। अप्रोप्रिएशन बिल प्रेजेंट होता है, आर्टिकल 114। डिमांड फॉर द ग्रांट्स प्रेजेंट होती हैं, आर्टिकल 113। ये सारी चीज़ें हैं जो बजट के तौर पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। समझाऊंगा कि इनकी ज़रूरत और आवश्यकता क्यों पड़ती है और ये सारे काम क्यों होते हैं। चलिए, इसके पहले हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्सेस के रिलेटेड प्रोविज़न क्या गिवन है। देखिए, जब आप संविधान की बात करते हैं तो इसमें आर्टिकल 265 है और आर्टिकल 265 ये कहता है कि आर्टिकल 265 प्रोवाइड्स दैट नो टैक्स, क्या बात है, थैंक यू सो मच, दैट नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ। इसका मतलब टैक्सेशन नीड्स द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। आप कोई भी टैक्स लेवाए, लागू या कलेक्ट, इकट्ठा या संग्रह नहीं कर सकते एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, जब तक आपको वह कार्य करने के लिए कानून इजाज़त ना दे दे, मतलब लॉ ऑथराइज ना कर दे। और लॉ बनाने वाली संस्था देश में संसद है, पार्लियामेंट है, इसलिए हमें पार्लियामेंट की अनुमति चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आर्टिकल 266 प्रोवाइड्स दैट नो एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड एक्सेप्ट विद द
authorization of the legislature, that is expenditure needs the approval of parliament. So you can observe one thing, taxation, it means that are the taxations are the sources of the revenue for the government. ये सरकार की आमदन है, इनकम है, तो इनकम को भी अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट का, एक्सपेंडिचर मनी की खर्चे को भी अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट का। तो आर्टिकल 265, आर्टिकल 266 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 266(1) के अंदर ही हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। आर्टिकल 266(2) के अंदर ही हम पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। और इसके अलावा आर्टिकल 267 जिसमें कॉन्टिंजेंसी फंड का जिक्र होगा। तो वो आर्टिकल 266(1) के अंदर जो कंसोलिडेटेड फंड है, क्योंकि खर्चे वहीं से होंगे तो इसलिए इन्होंने आर्टिकल 266 को इस तरह से लिखा है कि प्रोवाइड्स दैट नो एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड एक्सेप्ट विद द ऑथराइजेशन ऑफ द लेजिस्लेचर। यहीं से आपको पता लग जाएगा कि कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टिंजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट्स फंड ये क्या होते हैं, मैं बताऊंगा आपको, खूबसूरती से समझेंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं। ये सब समझ आएगा तो बजट समझ में आएगा। अब शुरुआत करते हैं। देखिए कुछ चीज़ों को अच्छे से समझिए क्या होता है। देखिए जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आती हैं। आपके रेवेन्यूज आप दिखाते हैं, रेवेन्यू को आप यहाँ पर रिसीप्ट भी मान सकते हैं कि आपने क्या प्राप्त करना है, आने वाले दिनों में क्या प्राप्त आपने किया है ये बताया जाता है। तो रेवेन्यू जैसे आपकी आमदनी होती है, एक्सपेंडिचर दिखाया जाना जरूरी है कि आप कितना खर्चा करने वाले हैं। अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डाटा है, इसलिए से फिर बजट भी कह देते हैं, क्योंकि हम बजटिंग करते हैं ना, क्योंकि हमें अपने रेवेन्यू के सोर्सेज, हमें आमदनी अपनी क्लियर है तो फिर हम अपने खर्चे उसी मुताबिक तय करते हैं ना, तो फिर इसे ही बजट कहते हैं। तब आपको कहते हैं कि एक बजट से घर चलाया करें, एक बजट बनाया करें। तो रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर है, ये एक अलग बात है। लेकिन इसके साथ साथ सरकार जब बजट पेश कर रही होती है तो फाइनेंस मिनिस्टर की अपनी एक स्पीच है, उस स्पीच के तहत ये सारी बात, सारा काम बताया गया है आपको। उसमें क्या बताया गया है, उसमें सरकार के लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म विजन को बताया गया है कि सरकार किस तरह से देखती है अर्थव्यवस्था को। सरकार अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए आने वाले दिनों में क्या क्या नीतिगत, क्या क्या पॉलिसी ओरिएंटेड कदम उठाने वाली है, कैसे स्ट्रक्चरल चेंजेस लाए जाने वाले हो सकते हैं। फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट FRBMA, इसके तहत फाइनेंशियल रेगुलेशन बजट मैनेजमेंट एक्ट के तहत आपको बताया जाता है कि किस तरह से आप अपने फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करें, रेवेन्यू डेफिसिट को कंट्रोल करें, कैसे बेहतर बनाएं आप अपनी फाइनेंसिंग को, ये सारी चीज़ें। तो सरकार इसके रिलेटेड भी आपके सामने डाटा शेयर करती है कि सरकार ने कैसा परफॉर्म किया, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सरकार के लेन देन खर्चे से भी इतर बजट जाना जाता है और वो सब कुछ आपको नज़र आता है। सरकार का विजन दिखता है कि सरकार क्या क्या नीतियाँ ला रही है किसानों के लिए, छात्रों के लिए, सेहत के लिए, रोज़गार के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए। तो आपको पता लगता है ये सब चीज़ें उसमें होती हैं। तो जब ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट होता है असल मायने में, तो प्रेजेंट आपके सामने 3 आंकड़े होते हैं, 3 तरह की एस्टीमेट्स, फिगर्स आपके सामने आती हैं। वो क्या आती हैं, वो यहाँ पे समझनी बहुत ज़रूरी है, जो कंफ्यूज करती है आपको। ध्यान से समझिए एक बात को। देखिए आप एग्जिस्ट कर रहे हैं इस समय में, और ये जो आज पर्टिकुलर डेट मैं बात कर रहा हूँ ये है 3 फरवरी 2020। तो ये तो सीधे सीधे अगर बात करें तो 2020 साल हो गया। लेकिन जो बजट पेश हुआ है, तो ये बजट पेश हुआ है 2020-21 के लिए। तो इट इज़ अ बजट फॉर 2020-21। वाई? क्योंकि इसकी जो एग्जिस्टेंस में ये जो आएगा ये 1 अप्रैल 2020 से ये 31 मार्च 2021 तक के लिए आएगा। तो दैट्स वाई इट इज़ अ बजट फॉर द 2020-21, क्योंकि इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना 2021 का यूज़ हो रहा है और अप्रैल से दिसंबर तक का मंथ 2020 का यूज़ हो रहा है। तो ये बजट आया। लेकिन इस समय जो आप जी रहे हैं 3 फरवरी 2020 को, आप पिछले बजट के कार्यकाल में जी रहे हैं।
क्योंकि इसके पहले जो बजट पेश किया होगा पिछला, वो बजट पेश किया होगा 2019-20। तो अगर मैं बात करूं पिछले ही साल की, मान लीजिए उस साल की 3 फरवरी को अगर मैं लेक्चर दे रहा होता, तो उस साल बजट पेश हो रहा था उस समय में 2019-20 का, 2019-20 का। क्यों? क्योंकि 2019 का वहाँ पर होना था 1 अप्रैल से 31 मार्च ऑफ 2020, और ये 2019, तो बिल्कुल ठीक है। इस समय 31 मार्च तो आई ही नहीं, तो इसका मतलब मैं 2019-20 वाले बजट में ही इस समय जी रहा हूँ। ठीक है, तो 2019-20। अब इसके पीछे एक और बजट का जिक्र करेंगे, 2018-19। 2018-2019 मैं क्यों ये करके गया मैं बताता हूँ आपको, समझाता हूँ। देखिए, जब आज निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2020 को बजट पेश किया था, तो उन्होंने एस्टीमेट्स बताए अपने असेसमेंट के बेसिस पर, अपने आंकलन के हिसाब से कि 2020-21 में हमें रेवेन्यू से कुल इतने लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी, रेवेन्यू नॉन रेवेन्यू सोर्सेस से इतने लाख करोड़ की प्राप्ति होगी। ये तो उनका आंकलन है, ये तो उनका असेसमेंट है। ये पता तो तब लगेगा जब 2021 की 31 मार्च खत्म हो जाएगी कि निर्मला सीतारमण ने 2020 फरवरी में बजट पेश करते हुए जो एस्टीमेट्स बताए थे, क्या उस एस्टीमेट के बराबर, क्या उस एस्टीमेट से ज़्यादा, या उस एस्टीमेट से कम प्राप्त हुआ है। लेकिन वो पता लगेगा जब पूरा साल ख़त्म हो जाएगा। तो अब ऐसा क्या होगा, ध्यान से समझो। अब आप जब आज आई थी संसद के अंदर, तो आप आई हैं फरवरी 1 को, तो 1 फेब को आई हैं और बजट पेश करने जा रही हैं। तो एक तो उसमें आपने बता दिए एस्टिमेटेड फिगर्स। तो पहली चीज़ इसमें जो प्रेजेंट रहती है वो रहती है एस्टिमेटेड, इसको आप कह सकते हैं बजट एस्टीमेट, इसको आप कह सकते हैं बजट एस्टीमेट, बजट एस्टीमेट फॉर 2020-21। डन। तो आज आपने दिया है बजट एस्टीमेट 2020-21 का कि इतना हम पर रेवेन्यू आएगा, इतना हम खर्च करेंगे। ये आपने 1 फरवरी को ये बात बोली, लेकिन जिस 1 फरवरी को आप बात ये बोल रही हैं, तो 31 जनवरी गुजर के गई है अभी, है ना। अब 2019 के अंदर आपने 2019-20 का बजट पेश करते हुए भी ये कहा होगा कि 2019-20 में, यानी कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक हम इतना कमाने वाले हैं, इतना हमारा इनकम होगा, इतना हमारा एक्सपेंडिचर होगा। तो तब तो वो असेसमेंट था। लेकिन अब आप फाइनली 1 फरवरी को खड़े हैं, लेकिन अभी भी पूरा फरवरी मंथ पड़ा है और पूरा मार्च मंथ पड़ा, 2 महीने अभी भी पड़े, लेकिन फिर भी 10 महीने के तो हमारे पास डाटा आ गया। तो इसको कहते हैं रिवाइज्ड एस्टीमेट्स। रिवाइज्ड एस्टीमेट्स, रिवाइज्ड एस्टीमेट्स जिसमें ये पता लगता है कि सरकार ने जो पिछला बजट पेश किया था, उस बजट के असेसमेंट वाले आंकड़ों पे सरकार सही परिस्थिति में कहाँ खड़ी है, रियल पोजीशन में कहाँ खड़ी है। समझ आई बात? कि कितना घाटा हुआ जितना असेस किया था रेवेन्यू का, या कितना बढ़ करके रेवेन्यू मिल गया, वो क्लियर होता है। तो एक वो आती हैं बजट एस्टीमेट के साथ, एक आती है रिवाइज्ड एस्टीमेट पिछले बजट के। लेकिन जब वो पिछला 2019-20 का बजट पेश कर रही थी फरवरी में, उस समय में वो जिस समय में बजट दे रही थी, उस समय एक्चुअल में जो समय चल रहा था जिस बजट का, वो 2018-19 का चल रहा था। समझ आई? मतलब 2018 1 अप्रैल से 2019 31 मार्च तक का समय था वो, लेकिन वो 2019 में ही फरवरी में बजट पेश कर रही थी। तो इस समय इसका मतलब जब उन्होंने 2019-20 का बजट पेश किया होगा, तो उस वक़्त उन्होंने 2018-19 के बजट के 10 महीने का आंकड़ा दिया होगा, रिवाइज्ड एस्टीमेट्स, क्योंकि वो बजट का कार्यकाल पूरा होने से 2 महीने पहले ही नया बजट दे रही है ना। तो फिर उनके पास रिवाइज्ड एस्टीमेट्स ही हो सकते हैं। लेकिन अब आज जब वो 2020-21 का बजट पेश करने आई हैं, तो अब तो उनके पास 2018-19 वाले वो जो फरवरी वाला मंथ और मार्च महीने का भी पूरा आंकड़ा आ गया होगा।
तो इसलिए इस बजट में तीसरी चीज़ जो रहती है वो एक्चुअल एस्टीमेट्स रहते हैं पिछले बजट से भी पिछले बजट के, मतलब पिछला बजट 2019-20, उससे पिछला बजट 2018-19। तो इसलिए जब आप बजट का डॉक्यूमेंट पेश करते हैं उसमें आप 3 आंकड़े देते हैं, एक्चुअल एस्टीमेट्स, इस मामले में 2018-19 वाले कंप्लीट 12 महीने का ब्यौरा, रिवाइज्ड एस्टीमेट्स 2019-20 के लगभग 10 महीने का ब्यौरा, और बजट एस्टीमेट्स जो 2020-21 का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो होने वाला है। अब अगर यहाँ पे 2021-20 का भी बजट यही पेश करेंगी निर्मला सीतारमन, तो उस वक्त वो 2020-21 का रिवाइज्ड एस्टीमेट्स दे रही होंगी और 2019-20 का एक्चुअल एस्टीमेट्स दे रही होंगी। इस तरह से हर बार जब आप अखबार पढ़ते हैं, कोई खबर सुनते हैं, उसमें बार बार ये शब्द यूज होगा, एक्चुअल एस्टीमेट्स डिविएट कर गए इतना, रिवाइज्ड एस्टीमेट्स में अब ये निकल करके आया सरकार 1.4 लाख करोड़ टैक्स में लैग की है इस बार। In the revised estimates, government lagged around 1.4 lakh crore in the 2019-20 budget till date. Still 2 months are pending, but still government lagged. Yes, so that's why the revised estimates are very very important. Yes, समझ आई? Yes. अब लेकिन 2000 जब 21-20 का देंगी तब ये फिर एक्चुअल आ जाएगा एस्टीमेट, तब तक पूरा पता लगेगा कि कितना लैक हुए हैं या कितना गेन हुए हैं। तो ये आंकड़े देने तो बहुत ज़रूरी हैं, समझ रहे हो ना, क्योंकि हम तो भविष्य का आकलन करके चल रहे हैं ना, वो बोगस तो नहीं हो सकता ना। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो पहले तो ये आपको अखबारें पढ़ते हुए ये शब्द क्लियर होने चाहिए, एक्चुअल एस्टीमेट्स, रिवाइज्ड एस्टीमेट्स एंड द बजट एस्टीमेट्स। आई बात समझ में? ये क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें करना क्या है, ध्यान से समझिए आप, पेन गिरता रहता है पता नहीं क्यों, ध्यान से समझिए करना क्या है। देखिए पूरे 1 साल के लिए सरकार को देश चलाना है। शब्द जब मैं यहाँ पे सरकार का प्रयोग करता हूँ तो मतलब मैं बात करता हूँ यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, मंत्री परिषद की, जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, जिसमें लगभग 70-75 मंत्रीगण होते हैं। अब पूरे 1 साल के लिए इनको ये चलाना है। उसके लिए इनके पास पैसा होना चाहिए। देश चलाना है तो देश तो घर चलाने के लिए जैसे पैसा चाहिए ऐसे देश चलाने के लिए पैसा चाहिए। उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कैसे मिलता होगा एक लोकतांत्रिक देश में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सरकार के पास पैसा कैसे आता होगा? तो देखिए आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कभी भी किसी चीज़ की कंट्रोलर नहीं होती है, रेगुलेटर होती है। वो रेगुलेटर होती है, उसका काम केवल और केवल कस्टडियन का होता है। वो किसी भी चीज़ को ओन नहीं करती है, ओन पब्लिक करती है। तो यहाँ पर आपको ये नज़र आएगा सीधा सीधा, इट इज़ अ पब्लिक प्रॉपर्टी। इट मीन्स इट इज़ एट द डिस्पेंस ऑफ द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट, बट इट इज़ अल्टीमेटली ओन्ड बाय द पब्लिक, बिकॉज गवर्नमेंट इज सिंपली वर्किंग ऑन द finances or the revenues or the non-revenue sources which you are giving to the government, and you are authorizing the government then to use the budget at the dispense of the government. It is a simple formula. So government can be custodian, government can be regulator, but ultimately the public of the country, it is the owner. That's why जब भी आप ये कहते हैं कि अगर सरकार ये करेगी तो it will cost heavy to the public exchequer. पब्लिक एक्सचेकर का मतलब यहाँ पर क्या है? आप जनता, आपका बटुआ, सरकार की जेब में जो बटुआ डाला गया है ना, जो पर्स डाला गया है, वो पर्स आपने डाला है और उसमें पैसे भी आप डालते हैं, तो इट इज़ अ पब्लिक एक्सचेकर। सो इसलिए आप पे बोझ पड़ता है जब सरकार कोई भी गलत निर्णय अगर लेके खर्चा करती है, इट इज़ अ हैवी टोल ऑन द पब्लिक एक्सचेकर। तो कहते हैं आम आदमी की बोझ पर अब और, आम आदमी की जेब पे अब और अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, क्योंकि आपकी जेबों से निकल के उस बटुए में पैसा जाता है। बस ये बात हमेशा याद रखना, इस सरल ढंग से सीख लोगे क्लियर हो जाएगा। अब चीज़ें समझाता हूँ क्या होता है। अब बार बार जब मैं कहता हूँ कि संसद में पेश किया, संसद में बजट पेश किया, तो संसद में पेश करने का मतलब यहाँ पर पहला शब्द तो क्लियर है कि पार्लियामेंट में बजट पेश होगा। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या बजट केवल केंद्र सरकार पेश करती है? नहीं, बजट स्टेट गवर्नमेंट्स भी प्रेजेंट करती हैं, राज्य सरकारें।
अपनी विधानसभाओं में। फिर तीसरा सवाल पैदा होता है कि बजट सिर्फ क्या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है, लोकल गवर्नमेंट नहीं करती। इनफैक्ट लोकल गवर्नमेंट जैसे पंचायतें भी करती हैं और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो भी करती हैं। तो ऑल द 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट, ये तीनों के तीनों स्तर पे सरकारें अपने बजट पेश करती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब ऐसे में यहाँ पर मामला केंद्र का है और ये केंद्रीय बजट था। इट वॉज अ सेंट्रल बजट, नॉट द स्टेट बजट। और जब ये पेश किया गया पार्लियामेंट के अंदर, तो पार्लियामेंट की अगर मैं बात यहाँ पर करूँ तो आपको तो पता ही है, आप लोगों की ड्राइंग तो बहुत अच्छी है, चलो मेरी तो फिर जो है ही है। तो पार्लियामेंट की अगर मैं बात यहाँ पर करूँ तो आपको यहाँ पर नज़र आ ही रहा है अपर हाउस और लोअर हाउस, तो मतलब राज्यसभा और लोकसभा, ये हमने देखा। तो इस पर अब सवाल पैदा होता है कि क्या बजट किस हाउस में प्रेजेंट हो सकता है, क्या बजट राज्यसभा में प्रेजेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो देखो, बजट कभी भी राज्यसभा में पेश नहीं होगा, ये लोकसभा में ही पेश होगा। तो पार्लियामेंट के भी आगे अगर अब वहाँ आते हैं तो क्लियरिटी करें लोकसभा। अब सवाल ये पैदा होता है कि बजट लोकसभा में ही क्यों पेश होगा। सबसे पहले आप इस प्रक्रिया को समझिए कि बजट अनिवार्य है, इम्पोर्टेंट है, मैंडेटरी है अगले 1 बरस के लिए, देश चलाने के लिए। और देश चलाने की जिम्मेदारी आप किसे सौंपेंगे ये तय होता है चुनाव से, इलेक्शन से, क्योंकि ये लोकतंत्र है। और इलेक्शन के थ्रू ये जिम्मेदारी किसे मिली है ये डिपेंड करता है इस बात पे कि लोकसभा में किस पार्टी या कितनी पार्टीज के कोलिशन को मेजॉरिटी सीट्स मिली हैं। तो जिस भी किसी एक पार्टी को या दलों के कोलिशन को, गठबंधन को मेजॉरिटी सीट्स मिली हैं, वो फॉर्म करते हैं सरकार, जिनको लोकसभा में मेजॉरिटी है। राज्यसभा की मेजॉरिटी यहाँ पे मायने नहीं रखाती। मंत्री राज्यसभा से भी हो सकता है। देश को राज्यसभा से प्रधानमंत्री मिले हैं, इंदिरा गांधी मिली हैं, मनमोहन सिंह मिले हैं, मंत्री हो सकते हैं। लेकिन सरकार केवल उसी की बनेगी जिसको मेजॉरिटी लोकसभा में, राज्यसभा नहीं। ठीक है। अब लोकसभा में आपके पास मेजॉरिटी थी तो आपकी सरकार बनी, क्योंकि जनता ने आपको देश चलाने का अधिकार दिया है, मत दिया। लेकिन यह भी तो लोकतंत्र की हत्या ही होगी कि जिनको देश चलाने का अधिकार दिया है उन्हें देश चलाने के संसाधन नहीं दिए, उन्हें देश चलाने के रिसोर्सेज नहीं दिए, हाथ काट दिए। ये बिल्कुल वैसा होगा, आप किसी को कह रहे हैं कि हमें तुम पर पूरा भरोसा है, जाओ ये काम करके आओ, लेकिन पैसा एक भी नहीं दे रहे, तो वो काम कहाँ से करके आएगा। और फिर आप उसे ही बाद में गालियां देंगे कि तुम ये काम करके नहीं आए, वो कहेगा मेरे पास पैसे ही नहीं थे। ये तो अंग्रेजों के समय के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हो जाएगा फिर, कि राज्यों में सरकारें तो बन गई, उनको जिम्मेदारियां तो बहुत दे दी, लेकिन पैसे वाले इंपॉर्टेंट सारे सरकारी कामकाज जो है वो गवर्नर के अधीन जो काउंसलर थे उनको दे दिए। इसलिए फिर बजट के तहत ये प्रावधान रहता है कि भाई क्योंकि सरकार जिसकी लोकसभा में मेजॉरिटी है जिस पार्टी की, उसी की बनेगी, और सरकार को देश चलाने के लिए बजट लाना है, और बजट चलता है संसाधनों से, तो संसाधन की अप्रूवल भी फिर वही हाउस दे जिस हाउस ने उन्हें देश चलाने की जिम्मेवारी दी है। तो इसलिए बजट लोकसभा में ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि फिर ये तय होता है कि ये पास ही होगा, क्योंकि जो पेश कर रहा है वो सरकार का मंत्री है और देश चलाने की जिम्मेदारी सरकार को भी लोकसभा से मिली है, इसलिए फिर कॉम्बिनेशन हो जाता है। समझ आई बात। तो ये लोकसभा में प्रेजेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आती है बात कि जब ये लोकसभा में प्रेजेंट होता है तो किस आर्टिकल के तहत होता है। तो मैंने बता दिया आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पर। तो क्या इस पे राज्यसभा का कोई अधिकार नहीं है? तो बजट के ऊपर राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिनों तक डिबेट कर सकती है, इससे ज़्यादा अधिक समय राज्यसभा को नहीं दिया जाता। और राज्यसभा जब बजट उसके पास जाता है उस पे अमेंडमेंट्स अगर कोई बदलाव करना चाहती है तो वो रेकमेंड कर सकती है। उन अमेंडमेंट्स को लोकसभा माने या ना माने ये लोकसभा के विवेक पे निर्भर करता है। अगर राज्यसभा की कोई अमेंडमेंट आई है कि आप बजट में यह परिवर्तन करिए, तो अब ये लोकसभा पे है कि वो परिवर्तन करता है कि नहीं करता है। बिना परिवर्तन किए भी लोकसभा उसे एज इट इज़ पास कर सकती है, चाहे अगर परिवर्तन उन्हें वाजिब लगता है तो वो परिवर्तन करके पास कर सकती है। और 14 दिनों के अंदर अंदर अगर राज्यसभा ये बजट वापस नहीं भेज रही है लोकसभा को, कोई भी निर्णय ले करके,
तो भी ये माना जाएगा कि ये पास हो ही गया है, क्योंकि 14 दिनों से अधिक समय नहीं दिया गया है राज्यसभा को। ये सारी शक्तियां बजट में जब आई, जिसकी वजह से राज्यसभा की शक्तियां कट गई, ये आई क्योंकि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आई है, इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कुछ और आया था, वो मैंने बताया था, फाइनेंस बिल, एप्रोप्रिएशन बिल और डिमांड फॉर द ग्रांट्स। तो एक्चुअल में जब निर्मला सीतारमन संसद में पेश कर रही थी आर्टिकल 112 के तहत एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पास करवाना नहीं होता। पास असल में जो होगा वो उस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं, फाइनेंस बिल, एप्रोप्रिएशन बिल और डिमांड फॉर ग्रांट, इसे पास कराना होता है। समझ आई बात? और इनको टैग दिया जाता है आर्टिकल 110 के तहत मनी बिल का, आर्टिकल 110 के तहत मनी बिल का। और जब आप इनको एक बार मनी बिल का टैग दे देते हैं, तो जिस भी किसी बिल को मनी बिल का टैग दे दिया जाता है, जिस भी किसी बिल को एक बार मनी बिल का टैग दे दिया जाता है, फिर उस बिल के मामले में लोकसभा सर्वे सर्वा हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है, राज्यसभा की शक्तियां वहां पे खत्म हो जाती हैं। समझ आई बात? तो वो जो राज्यसभा केवल ज़्यादा दिनों तक, 14 दिन तक ही डिस्कशन कर सकती है, और उसकी एक अमेंडमेंट माने या ना माने लोकसभा, ये सारी बात आके टिकी इस बात पे कि ये जो बिल भेजे गए थे राज्यसभा में, ये एक एंडोर्समेंट लेटर के साथ भेजे गए थे। और वो एंडोर्समेंट लेटर जो ये तय कर रहा है कि ये बिल मनी बिल है, इसी वजह से अब वो मनी बिल हो गए हैं, तो मनी बिल पे फिर शक्तियां लोकसभा के पास हैं। ये एंडोर्समेंट लेटर की शक्ति आती है आर्टिकल 109। आर्टिकल 109 एंडोर्स करता है कि एनी बिल इज कॉल्ड अ मनी बिल। लेकिन एनी बिल का यहाँ पर उद्देश्य मतलब ये है कि आर्टिकल 110 में दी गई है डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल, उसमें बताया गया है कि कौन कौन से बिल मनी बिल हो सकते हैं, तो वही बिल मनी बिल होने चाहिए। और ये तय करने की ताकत पूरी दी गई है स्पीकर को। लोकसभा का स्पीकर ये तय करता है, और तय करके आर्टिकल 109 के तहत एंडोर्समेंट लगाता है अपनी, कि ये बिल जो अब आपके पास आ रहा है राज्यसभा के पास, ये मनी बिल है। और लोकसभा के स्पीकर का ये निर्णय किसी भी सूरत में चैलेंजेबल नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि आर्टिकल 122 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 122 ये कहता है कि पार्लियामेंट में हुई किसी भी कार्यवाही के लिए स्पीकर और बाकी कोई भी सदस्य पार्लियामेंट का किसी भी तरह की बाहरी न्यायिक, जुडिशियल या पुलिस कार्रवाई के लिए जिम्मेवार नहीं है। यानी कि पार्लियामेंट कार्यप्रणाली में आर्टिकल 122 के तहत जुडिशरी एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि जुडिशरी और लेजिस्लेचर को सेपरेट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देयर इज अ सेपरेशन ऑफ द पावर। ये इसलिए किया गया है क्योंकि पार्लियामेंट की जब मैं बात करता हूं, तो पार्लियामेंट के अंदर आप अक्सर देखते हैं कि डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, उसमें खुल करके सरकारों से सवाल पूछे जाते हैं सांसदों के द्वारा। लेकिन सरकार उस पार्लियामेंट, सांसद जो एमपी है वो शक्तिशाली उस पार्लियामेंट के अंदर है, लेकिन उस पार्लियामेंट के बाहर भी अगर कोई शक्तिशाली है तो वह सरकार है। सरकार के कंट्रोल में पुलिस है और बाकी सभी तंत्र हैं। अगर संसद के अंदर कार्रवाई करते हुए सांसद के द्वारा कुछ भी सरकार से पूछा गया है, उस पर अगर सरकार बाहर जाकर के कोई कार्रवाइयाँ करवा सकती है कि उसे कंप्लेंट फाइल करके कोर्ट में घसीटा जा सकता है, इससे लोकतंत्र की हत्या होगी, क्योंकि फिर संसद के अंदर सांसद, लेजिस्लेचर के अंदर एमपी सवाल पूछने से भी डरेंगे सरकारों से। समझ आई बात? लेकिन उन्हें पता है कि हमारी एक इम्यूनिटी है, हम पे बाहर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए वो संसद में खुले माहौल में चर्चा करते हैं और वो सरकारों से भयभीत नहीं रहते। यह भी तो एक लोकतंत्र ही है। अब जुडिशरी से जो है इम्यून रखा गया है पार्लियामेंट को। क्यों रखा गया है? थोड़ी देर के लिए सोचिए कि पार्लियामेंट से चुन करके आई लोकसभा से होते हुए सरकार देश चलाने के लिए लाती है कोई प्रावधान, और वह प्रावधान जो लाया गया है, मान लीजिए कि सरकार मनी बिल लेकर के आई, अब वो मनी बिल चैलेंज हो गया कोर्ट में, तो कोर्ट ने उस मनी बिल को कर दिया कैंसिल। तो पार्लियामेंट तो रिप्रेजेंट करती है देश के लोगों को,
दे आर द रिप्रेजेंटेटिव एमपीज। ये हो गया लोकतंत्र। लेकिन जजेस चुन के आते हैं कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू, उन्होंने इलेक्शन तो फेस नहीं किए होते, तो वो जनता को रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहे हैं, जनता को रिप्रेजेंट तो उनके नुमाइंदे कर रहे हैं। तो ऐसे में जो सरकार होगी, मैं उदाहरण के तौर पर बात करता हूँ प्रधानमंत्री, जब वो प्रधानमंत्री ये देख रहे हैं कि बिल पास होगा या नहीं होगा और बिल अप्रूव होगा ये नहीं होगा, ये तो सारा कोर्ट ही तय कर रहा है, तो ऐसे में क्यों ना जजेस की ही खुशामदी कर दी जाए। पूरे देश की जनता के पास जाके वोट मांगने से बेहतर, उन्हें प्लीज़ करने से बेहतर क्यों ना जजेस को ही प्लीज़ करें, क्योंकि सारा काम तो इन्हीं की वजह से हो रहा है। संसद की तो महत्वता ही खत्म हो गई है। तो फिर जितने भी 15, 20, 50 जज हैं, उनके आने जाने का समय नोट कर लिया जाएगा और वहीं पे रैलियाँ होंगी और उन्हीं से मिलने जुलने का इंतजाम होगा और उन्हें कहेंगे हमारी नीतियाँ ये हैं, आप हमसे खुश हो जाइए, सारे बिल हमारे अप्रूव कर दिए गए। ये नहीं हो सकता। इसलिए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सर्कमस्टांसेस में अगर कभी बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हार्म होता है तो कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से एंट्री करने के लिए अनुमति है, लेकिन उसमें भी बहुत संभल के। जुडिशियल एक्टिविज्म, कहीं जुडिशियल ओवर रीच ना हो जाए, इसके बारे में लगातार संसद और सरकारों के द्वारा से नोटिस आते रहे हैं। लेकिन पार्लियामेंट में क्योंकि जनता के द्वारा चुने नुमाइंदे हैं, तो लोकतंत्र का रूट यही बनता है। इसलिए मनी बिल जो है वो पूरे भारत में कहीं किसी कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं होता। स्पीकर का निर्णय इसमें अंतिम निर्णय होता है, ये लास्ट डिसीजन होता है। और स्पीकर फाइनेंस बिल, अप्रोप्रिएशन बिल और डिमांड फॉर ग्रांट्स, इनको मनी बिल की कैटेगरी में कन्वर्ट करके एंडोर्समेंट लेटर लगा करके ही राज्यसभा में भेजते हैं और इसी तरह से ही राष्ट्रपति के पास भी इसको जाना है और राष्ट्रपति को भी इसे पास करना ही है। उसका उद्देश्य क्या है कि राष्ट्रपति इस पे कोई वीटो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मनी बिल राष्ट्रपति के प्रायर कंसेंट से ही प्रेजेंट होता है। इसलिए आर्टिकल 112 की अगर मैं पूरी डेफिनेशन पढ़ूं तो वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट कॉज द लेट डाउन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द पार्लियामेंट। राष्ट्रपति ही एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कराने के लिए कहते हैं पार्लियामेंट में, और वो पेश करती हैं देश की वित्त मंत्री कर रही हैं इस वक्त। तो वो पहले ही पूर्व अनुमति लेकर के मनी बिल आता है। तो फिर जब राष्ट्रपति से पहले ही अनुमति ले ली, तो अब राष्ट्रपति के पास जा कर के अगर वो वहाँ पर कोई वीटो यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए सस्पेंसिव वीटो यूज़ कर रहे हैं कि पुनर्विचार के लिए भेज दिया, इससे डिले हो जाएगा, या मान लीजिए एब्सोल्यूट वीटो यूज़ कर रहे हैं कि बिल उन्होंने विद होल्ड ही कर दिया, या मान लीजिए पॉकेट वीटो यूज़ कर रहे हैं कि इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए अपनी पॉकेट में डाल के रख लिया, कोई निर्णय ही नहीं ले रहे। इन सारी चीज़ों से भी तो देश रुक जाएगा। इसलिए यह भी प्रोविज़न रखा गया है कि ये प्रेसिडेंट के प्रायर कंसेंट से आएगा, तो फिर फर्दर प्रेसिडेंट का अप्रूवल इस पर असेंट आना ही है। और राज्यसभा जो है उसका 14 दिन का समय है, उसमें जो भी करना है करके दे दो, पास ही हो। तो बजट फेल नहीं होते। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रेजेंट की गई हैं उसके तहत जो जो कंपोनेंट्स जरूरी हैं फाइनेंसेस की मोबिलिटी के लिए, वो फेल नहीं होते। ये बात समझ में आ गई। और ये सारी प्रक्रिया घटी है इसके साथ टैग जुड़ने से कि ये मनी बिल है। उसकी शक्ति अंतिम स्पीकर के पास है और स्पीकर के निर्णय को पूरे भारत भर में कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। दैट्स इट। ये सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी है। ये सारा लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक है। अब यहाँ पर सवाल ये आ जाता है कि कैसे और क्यों इन बिलों की आवश्यकता पड़ती है हमें, ये बिलों की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है इतनी। चलिए शुरुआत करते हैं पहले बिल के साथ, दैट इज़ फाइनेंशियल बिल, कि क्या है इसका रोल और क्यों हमें इसकी आवश्यकता पड़ी। फाइनेंस बिल, देखिए अगर मैं गवर्नमेंट की बात करता हूँ तो गवर्नमेंट के पास आता है रेवेन्यू, और रेवेन्यू की बात अगर मैं करूँ तो रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास जो आ रहा है वो मान लीजिए कि दो तरह से आ रहा है, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू के तौर पर आ रहा है। टैक्स रेवेन्यू में भी अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए दो तरह से आ रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनके सरल उदाहरण समझ लीजिए। डायरेक्ट के कॉरपोरेट टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट का तो अब सरल उदाहरण ही रह गया है,
GST, that is गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऑपोजिशन कहती है गब्बर सिंह टैक्स, एक्चुअल नेम इट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब जिक्र यहाँ पर टैक्स शब्द का आ रहा है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू में गवर्नमेंट को, आप किसी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत अगर कुछ फीस देते हैं, NIT जालंधर है, IITs हैं, IIMs हैं, जितने भी सरकारी एडेड हैं, ये सब गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस, आपकी फ़ीसें कहाँ जाती हैं? आपने कोर्ट में केस लगाया, फ़ीस भरी है, फ़ीस कहाँ गई आपकी? आपका चालान हो गया, वो पेनल्टी लगी, वो किधर गई? पेनल्टी किधर गई आपकी? ये सारी चीज़ें, इस तरह से बहुत सा धन है जो इसमें आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू वाले। हम आज इंडियन पब्लिक फाइनेंस नहीं पढ़ रहे, वो पढ़ते तो फिर मैं वो चार्ट पूरा बनाता। मैं बस आपको समझाना चाहता हूँ कि टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब ये सारा मुद्दा क्या है कि सरकार करना चाहती है खर्चा 10 रुपया, मान लीजिए, तो 10 रुपया खर्चा कहाँ से करेगी? खुद का तो कोई पैसा है नहीं, तो वो 10 रुपया खर्चा कहीं से मोबिलाइज करना पड़ेगा ना। ये जो 10 रुपया खर्चा सरकार करना चाहती है, इस खर्चे को कहीं ना कहीं से फाइनेंस करना पड़ेगा ना। करेंगी मनप्रीत कि नहीं? करेंगी, कह रही करेंगी। तो इस 10 रुपये को कहीं से फाइनेंस करेंगी कि यहाँ से फाइनेंस, ये पैसा यहाँ से फाइनेंस हुआ, यहाँ से कहाँ से फाइनेंस हुआ? ये यहाँ से फाइनेंस हुआ। तो जनता पे टैक्स लगाना है, टैक्स कलेक्ट कर, लिवाए करना है, कलेक्ट करना है, ये सारे कार्यक्रम करने हैं, फीस लगाओ, लिवाए करनी है, सारा कार्यक्रम होना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए फाइनेंस बिल लाना पड़ेगा कि नहीं? तो लेमैन भाषा में कहिए कि फाइनेंस बिल इज इनकम, फाइनेंस बिल इज फॉर द रेवेन्यू, फाइनेंस बिल इज फॉर द रिसीप्ट। तो रिसीप्ट, रेवेन्यू, इनकम वन एंड द सेम थिंग के तौर पर मान के चलते हैं, इसके लिए फाइनेंस बिल आता है। और क्योंकि टैक्स एंड द इंसिडेंट्स देयर ऑन, टैक्स एंड द थिंग्स इंसिडेंटल देयर ऑफ, वर्ड मनी बिल में यूज होता है, तो इसके ऊपर फिर नेचुरली ये मनी बिल की कैटेगरी में फॉल करता है। आर्टिकल 110A, क्योंकि आर्टिकल 110 की जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें ABCDE, तो उसमें आर्टिकल 110A कहता है कि टैक्स इम्पोजिशन करना, टैक्स एबोलिशन करना, टैक्स आल्टरेशन करना, टैक्स रिमिशन करना, टैक्स रेगुलेशन करना, ये सब फाइनेंस बिल का, ये सब मनी बिल का ए मद है, आर्टिकल 110 का ए है, और यही है फाइनेंस बिल एक तरह से। तो इसलिए फाइनेंस बिल को आप कहते हैं आर्टिकल 110A, बिकॉज इट इज द ए कॉम्पोनेंट ऑफ आर्टिकल 110, दैट इज मनी बिल। एंड व्हाट इज मनी बिल? आर्टिकल 110, इट इज सिंपली डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। Any bill which is qualifying the definition of the money bill, it is somewhere falling into the category of article 110. समझ आ गई बात? फाइनेंस बिल तो पेश हो गया, पैसा सैंक्शन हो गया, पैसा इतना आएगा। इसीलिए फिर बोला कि सरकार ने असेसमेंट दिया है, बजट एस्टीमेट दिया है कि एक साल में हमें 2020-21 में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक इतना आएगा। ये हमारी आमदन होने वाली, इनकम होने वाली, रेवेन्यू होने वाला है। चलो पैसा आ गया, अब आती है बात कि पैसा जाना भी तो चाहिए। तो यहां पर खूबसूरती देखिए, पैसा आया, आने के लिए आर्टिकल 265 प्रोवाइड्स दैट नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, टैक्सेशन नीड्स द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पेश की गई, जिसे आप बजट कहते हैं, उसमें फाइनेंस बिल पेश किया गया इस मर्यादा की पालना करने के लिए, आर्टिकल 265, क्योंकि आप बिना लॉ की अथॉरिटी के एक रुपया भी नहीं ले सकते। समझ आई बात? तो इसी के लिए फिर आपने फाइनेंस बिल पेश किया, तो फाइनेंस बिल पर मोहर लगेगी संसद की। संसद यहाँ पे यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि फाइनेंस बिल लोकसभा में आएगा, लेकिन राज्यसभा में जाना मैंडेटरी है। राज्यसभा की शक्तियां नहीं है, लेकिन जाना मैंडेटरी है। आई बात समझ में? लेकिन फाइनेंस बिल भी